वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैस के और डिफरेंट लॉज के बारे में। सो ऑलरेडी प्रीवियस लॉ में हम लोग बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गेल-लुसाक लॉ के बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। उसके बाद ये जो 4 लॉ हमने पढ़ा उसको कॉम्बाइन करके कैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉयल्स लॉ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके, फिर चार्ल्स लॉ हम करेंगे, फिर उसके बाद गेल-लुसाक लॉ। अब सारे के सारे लॉ को अगर हम कॉम्बाइन करते हैं तो एक आइडियल गैस इक्वेशन आता है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और इससे जो है हमारा बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखो इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ है क्या? चार्ल्स लॉ बताता है कि एक कांस्टेंट प्रेशर में जो वॉल्यूम है ऑफ ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लो कोई एक गैस है एक कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, और उसका सर्टेन वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे उसका सर्टेन वॉल्यूम है, फिर उसके बाद उस गैस का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। सो ऑब्वियसली बात है मैं अगर इसको हीट करूंगा तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड करने लगेंगे बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो होगा क्या, उसके बाद जैसे जैसे वो हीट होते जाएगा उसका टेम्परेचर भी देखो बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कम टेम्परेचर था, अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, गैस जो है वो एक्सपांड करने लगेगा। ठीक है, एक्सपांड करने लगेगा। अब जब एक्सपांड करने लगेगा टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे बोला गया कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टी लगा देते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट कंडीशन लेते हैं, सो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। ठीक है, तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 में हम बता सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू K। दूसरा कंडीशन लगाते हैं V2 बाई T2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे कौन सा टर्म कांस्टेंट है, दैट इज प्रेशर। तो इस दोनों इक्वेशन से देखो मैं इजीली ये बोल सकता हूं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। सो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये आपको याद रखना है। तो चार्ल्स लॉ यही बताता है। तो सीधे के सीधे ग्राफ में आ जाते हैं। तो ग्राफ में देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। अब देखो इनकेस अगर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है ना तो वो जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा -273.15। ठीक है, तो ये चीज आप टेम्परेचर कन्वर्जन से कर भी सकते हो। तो इनकेस अगर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा, VT डिवाइडेड बाई V0 इज इक्वल टू 1 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना इनकेस अगर टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस में दिया हुआ। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आप V1 ले लो, ये जो वॉल्यूम है वो V2 ले लो। तो दो फॉर्मूला आपको याद करना है, अगर केल्विन में है तो ये, अगर सेल्सियस में है तो ये फॉर्मूला याद करना है। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक गैस जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 580 मिलीलीटर। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको क्या किया गया, उसको हीट किया गया। हीट करने के बाद उसका जो टेम्परेचर नोट किया गया वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है
अब कांस्टेंट प्रेशर है तो हमको चार्ल्स लॉ यूज करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो गाइस जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। सो वॉल्यूम 1 V1 कितना दिया हुआ है 580 मिलीलीटर। उसके बाद टेम्परेचर 1 इन केल्विन, ठीक है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 17 डिग्री गिवन है प्लस 273, अब इसको ऐड करेंगे तो 290 केल्विन आ रहा है। उसके बाद V2 कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। नेक्स्ट T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अब ये कितना हो जाएगा 373 केल्विन। सो ऑलरेडी हमें पता है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, दैट इज V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो वैल्यूज है उसको पुट कर देते हैं। व्हाट इज V1 580 डिवाइडेड बाय 290 इज इक्वल टू V2 हमें पता नहीं है, लेट्स सपोज X डिवाइडेड बाय T2 इज 373। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा 746 ml, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम V2। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसाक लॉ। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ये बताता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो है y एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया, x एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल टर्म फर्दर डिवाइड करते हैं, so P is equal to K into T, then P divided by T is equal to K। Similarly, अगर दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। अगर कुछ बुक में क्या होता है, ये बहुत सारा इक्वेशन दिया रहता है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, सेम इज इक्वल टू P3 बाय यहाँ पे T3 एंड डैश डैश डैश। फर्दर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो इन केस 2 से ज्यादा अगर कंडीशन दिया हुआ है, तो फिर ग्राफ हम लोग ड्रॉ। देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फर्दर ग्राफ के पास जाते हैं। अगर प्रेशर अपॉन टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1/T से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ वो दिखेगा, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि x एंड y एक्सिस का टर्म क्या है। अगर सीधा का सीधा P एंड T है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, P वर्सेस 1/T है तो ये कुछ पैराबोलिक हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद P डिवाइडेड बाय T वर्सेस T, तो उस केस में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द टेम्परेचर, इस तरीके से ग्राफ होगा। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। अभी एवोगाड्रोस लॉ बताता है कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अब ये प्रोपोर्शनल होगा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम सेम रखते हैं या फिर कांस्टेंट रखते हैं, तो उस केस में वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स में। ये बताता है एवोगाड्रोस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रख लेना। V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू N, ठीक है। फिर उसके बाद V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इस फॉर्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अब ग्राफ में आते हैं। सो V वर्सेस N वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ना, y इज इक्वल टू mx का ये ग्राफ है, तो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू mx वाला ग्राफ। y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये जो है ये आपका y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ v वर्सेस n का। अब यहाँ पे देखो थीटा क्या होगा, थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। सो tan थीटा, या फिर आप यहाँ पे स्लोप बोल दो। स्लोप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, tan थीटा या स्लोप दैट इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय P, ओके।
नेक्स्ट ग्राफ में v बाई एन वर्सेस एन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो v बाई एन वर्सेस एन, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल विद द एक्स एक्सिस या फिर नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। अब देखो जितने फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया या जितने लॉज हमने डिस्कस किया वो क्या है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो अगर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को हम लोग कॉम्बाइन करते हैं तो कौन सा इक्वेशन आएगा हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, राइट। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने कौन सा लॉ में पढ़ा, ये हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ में। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ये हमने एवोगाड्रोस लॉ से पढ़ा। तो इन तीनों लॉ को अगर मैं लिखता हूं, सो दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो वहां पे मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, सो उस कांस्टेंट को जो है वो आर कहेंगे। ठीक है, तो आर इंटू 1/p इंटू एन इंटू टी। अभी आर क्या है, आर हम यहां पे डिफाइन करेंगे, आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपको, और ये बात आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखो वॉल्यूम एंड प्रेशर V इंटू पी अगर करेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा रीअरेंज मैं करता हूं, nRT। तो ये जो है दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन में देखो ये R का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होता है। अगर R का वैल्यू 0.0821 है तो उस केस में जो उसका यूनिट होगा वो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है। तो अगर कुछ इस तरीके से आपको लीटर्स एटीएम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये वैल्यू आप यूज कर लें। इन टर्म्स ऑफ अगर जूल्स में या एनर्जी में दिया हुआ है तो आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू जो है ये आपको यूज करना है। तो बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल्स यू जस्ट चेक कि कौन सा वैल्यू मुझे लेना है, ये या ये। ठीक है, सो गाइज हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करना है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, उससे पहले और एक फॉर्मूला जो है ये कभी कभी पूछ लेता है, क्या है कि अगर दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड 2, उस केस में हम लोग आइडियल गैस को कैसे यूज कर सकते हैं। सेम वही रहेगा, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस। तो उस केस में देखो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, P1V1 by T1 इज इक्वल टू P2V2 by T2। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, वी ऑलरेडी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो इससे मैं इक्वेशन ला रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन। सो PV इज इक्वल टू nRT। अब P इंटू V इज इक्वल टू N का मतलब यहाँ पे W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो P इंटू M इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। अब ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज डेंसिटी, राइट। सो P इंटू M इज द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू D stands for density, R into T। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस बस यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू गाइस।